हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट रामस्वरूप मर्यादा। हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम बात करें ऐसे तथ्यों के बारे में जो तथ्य सुसंगत हैं, जो तथ्य विवादक हैं, जिन्हें न्यायालय एक्सेप्ट करती है साक्ष्य के रूप में। सेक्शन 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इस बात की व्यवस्था करती है कि किस प्रकार से मन या शरीर की दशा को न्यायालय एक्सेप्ट करती है या शारीरिक संवेदना को किस प्रकार से न्यायालय साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करती है। पहली लेक्चर हो चुकी है, दूसरी लेक्चर है। अगर पहली लेक्चर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तथ्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा मानसिक। भौतिक तथ्य जो होते हैं इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को मारा, तो मारते समय उसकी जो शारीरिक प्रक्रिया रही भौतिक तथ्य है, और ये इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होते हैं, जान जाया जाता है आंख से देख के कि हाँ ये हुआ। मानसिक तत्व लेकिन चेतना के अधीन होते हैं, जो दिमाग में व्यक्ति के चल रहा है, अपराधी के दिमाग में जो चल रहा है वह चेतना के अधीन होता है और इसको जान पाना उतना आसान काम नहीं। आशय, सद्भाव, ज्ञान और कपट इंद्रियों द्वारा कदापि बोधगम्य नहीं है। किसी तरह से भी इंद्रियों के द्वारा इसे नहीं जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो किसी के साथ छल करना चाहता है, धोखा करना चाहता है, कपट करना चाहता है, क्या चाहता है वो, इस बात को किसी भी दशा में इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उस व्यक्ति को देखकर नहीं जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वास्तव में इस दशा को साबित करना बहुत ही कठिन है। और जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अपराधी के मानसिक दशा को न्यायालय में साबित करना। न्यायिक कार्रवाई में व्यक्ति के मन की दशा एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि वो अपराध को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जाने की क्षमता रखती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपराध की जो सजा की मात्रा है उसको इतना हद तक कम कर देती है कि ना के बराबर तक कर देती है मानसिक दशा। इसलिए मानसिक दशा का न्यायालय में साबित किया जाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास कूट रचित सिक्का पाया गया या किसी व्यक्ति के पास नकली नोट पाई गई, अब क्या होगा, शिकायत होगी उसकी कंप्लेन, और थाने में आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 242 242 के अंतर्गत उस पर अपराध बनेगा। एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई उसके ऊपर कि उसने यह अपराध किया। पर जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि व्यक्ति को इस बारे में नॉलेज था कि वह सिक्का कूट रचित था या वह नोट नकली थी, जब तक ये ना साबित कर दिया जाए कि उस व्यक्ति को जो उसे चला रहा था, जिसके पास से वो मिला, उसे ये ज्ञान था कि वह कूट रचित था, तब तक व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है। इसलिए उसकी मानसिक दशा को न्यायालय में बताना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अभियुक्त के द्वारा घटना से पहले या घटना के बाद किया गया कार्य, उसके आशय, मन की दशा आदि साबित करने के लिए एक सुसंगत तथ्य है। इसलिए घटना से पहले या घटना के बाद की कोई प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती है, साक्ष्य के रूप में न्यायालय उसे ग्रहण करेगा, क्योंकि मन की दशा को स्पष्ट करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि घटना के पहले या घटना के बाद उस व्यक्ति का कार्य कैसा था, ये साबित करने के लिए जरूरी हो जाता है। समान तथ्य एक सीमित अभिप्राय के लिए ही सुसंगत होते हैं।
कोई तत्व जो समान तत्व है वो किसी सीमित अभिप्राय को जब साबित करना हो तभी वो सुसंगत होते हैं। जैसे ये मान लें, अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताई कि किसी अपराधी द्वारा पहले किया गया अपराध को न्यायालय साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट करती है, लेकिन जहां चोरी के अपराध में यह साबित किया जाना चाहे कि इस व्यक्ति ने पहले भी चोरी कर ली है तो ये सुसंगत नहीं है। चोरी के अपराध में यह साबित नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त ने पहले भी चोरी या 2 चोरी 4 चोरी की थी इसलिए उसने चोरी की, ये इस मामले में नहीं साबित किया जा सकता। और मामलों में दृष्टांत के माध्यम से कैसे साबित किया जाएगा ये मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हेतुक के बारे में बात करें, हेतुक को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि हेतुक हम कहते किसको हैं। हेतुक हम, मेरे पर्सनल लैंग्वेज में अगर हेतुक को समझा जाए तो उद्देश्य को आप कह सकते हैं हेतुक, लेकिन ये सही नहीं होगा। हेतुक मतलब उद्देश्य कहना सही नहीं होगा, लेकिन अभी ये समझते चलिए कि उद्देश्य को हेतुक कहा जा सकता है। समझने के लिए केवल इसको समझिए, वास्तव में हेतुक उद्देश्य है नहीं। अभी आगे चलकर आप स्पष्ट हो जाएंगे कि हेतुक है क्या। हेतुक ही अपराध का या कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी अपराध को करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए हेतुक ही उसको उत्साहित करता है कि ये कार्य करे। जैसे किसान खेत में अपने खाद डालने जाता है, इतनी धूप हो रही है या बरसात हो रही है या मौसम खराब है, तो इसलिए कि जो है उसकी फसल अच्छी होगी। रात में किसान खेतों की सिंचाई कर रहा है तो हेतुक उसका ये है, ये बात उसे प्रोत्साहित कर रही है कि यदि वो अपने खेत की सिंचाई कर देगा तो फसल उसकी अच्छी होगी। ये हेतुक है, सिंचाई करने का ये हेतुक है। और भी अगर ना समझ पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी विस्तार से हेतुक को समझाने का प्रयास करूंगा। तो कोई भी हेतुक जो है वो किसी कार्य को या किसी अपराध को करने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रोत्साहन लाता है। चोरी क्या है? चोरी को हम समझते हैं। चोरी कोई भी करेगा तो उसके मन में पहले ये दशा आती है कि उसके सामान को अपना बना लेना। चोरी का आशय दूसरे के धन, दूसरे के सामान, दूसरे की वस्तु पर कब्जा करना होता है। तो ये हेतुक है कि प्रोत्साहित कर रहा है कि अगर मैं चोरी कर लूंगा तो ये सामान मेरा हो जाएगा। चोरी प्रोत्साहित कर रही है हेतुक को, पर अभी भी हेतुक वास्तव में सही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आगे हम और बढ़ेंगे तो हेतुक एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जब चोरी करता है कोई व्यक्ति धन के लालसा में, मान लीजिए, अब उस धन को वो करेगा क्या? उस धन से वो कुछ खरीदेगा या उस धन से वो अपने लड़की की शादी करेगा या उस धन से वो अपने परिवार का पेट पालेगा या वो क्या करेगा, ये बात आती है। पहले तो क्या हुआ, एक घटना हुई, घटना मन में एक विचार आया कि चोरी की जाए, फिर व्यक्ति ने चोरी को अंजाम दिया। अब भी मन में ये बात है कि चोरी से प्राप्त धन को वो क्या करेगा। मैंने 2 उदाहरण बताए किसान के, तो उसमें भी किसान का ये है कि जब फसल अच्छी होगी तो वो कुछ खरीदेगा या अपनी लड़की की शादी करेगा या फिर जो भी कुछ करेगा। तो एक उसके बाद एक तो मना दशा तत्काल प्रभाव से जो लाभ हो रहा है और उस लाभ के बाद जो लाभ हो रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करें। तो जब भी उसका अंतरस्थ आशय कह सकते हैं उसको, हेतुक के बाद भी एक आशय था चोरी करने का। चोरी के धन को प्राप्त करके अब जो काम किया जाएगा उसको अंतरस्थ आशय कहा जा सकता है। तो अंतरस्थ आशय या तो उस चोरी करने का है कि वो कोई माल खरीदेगा या अपने पुत्र का विवाह करेगा। अंतरस्थ जो अंतरस्थ आशय है, यही कार्य वास्तव में हेतु कहलाता है। मेरे ख्याल से अब हेतु का स्पष्ट हो गया होगा। अंतरस्थ जो कार्य है यही हेतु कहलाता है।
किंतु आशय के प्रश्न के संबंध में हेतु सुसंगत है और साथ ही महत्वपूर्ण भी है। जहां हम बात करते हैं किसी अपराधी के मन स्थिति के बारे में और वो क्या करना चाहता है, वो क्या करता है उस पैसे का, तो जो उसका अंतरस्थ आशय है उसको न्यायालय में साबित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह साबित करने के लिए कि उसने चोरी इसीलिए की थी। अब हम जल्दी से फटाफट ज्ञान के बारे में जान लें। ज्ञान किसी कार्य के परिणाम की जानकारी होना ही ज्ञान कहलाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आशय के समान ही ज्ञान भी मन की दशा होती है। जो आदमी को ज्ञान रहता है, ज्ञान क्या मन में रहता है, तो वो मन की दशा होती है। ज्ञान को साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है। बहुत बार विभिन्न परिस्थितियों में ही इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है ज्ञान का, और इसको साबित साक्ष्य के द्वारा तो ना ही किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं किसी की मन की दशा को कैसे साक्ष्य के द्वारा साबित करेंगे, तो इसको जो है इस अनुमान को, ज्ञान को उसके साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता, पर ज्ञान का साबित किया जाना आवश्यक है। ज्ञान और आशय की बात करें तो ज्ञान और आशय दोनों को, पहली बात तो एक नहीं समझना चाहिए, दोनों विधि के अनुसार अलग अलग है। ज्ञान अलग चीज है और आशय अलग चीज है, तो इसको एक नहीं समझना चाहिए। आशय का अनुमान वह है जो व्यक्ति करता है, किंतु ऐसा भी मामले हैं जिनमें मृत्यु तक कारित हो जाती है। कोई व्यक्ति सोचता है कि रात में उनके घर में चलेंगे, चोरी करेंगे और या डकैती करेंगे, 4-5 लोग मिलकर ढेर सारा धन लूट लेंगे और उसके बाद सब लोग सोते रहेंगे, हम लोग भाग आएंगे। पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि लोग जग जाते हैं और विरोध करते हैं चोरी का, तो किसी को मार देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभियुक्त द्वारा मार दिया जाता है, तो मृत्यु तक कारित हो जाती है। तो ज्ञान और आशय में ये अंतर है। पहली बात तो दोनों एक नहीं है। आशय का अनुमान वह है जो व्यक्ति करता है। व्यक्ति आशय इसका ये था कि जाएंगे, चोरी करेंगे और वहां से चुपचाप चले आएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन हो क्या गया, वहां हत्या तक हो गई। अब ज्ञान हो गया उसको कि उसने हत्या कर दी है, तो आशय वो था जो वो सोच कर गया था और ज्ञान वो है। दोनों में अंतर है। दोषिता की मात्रा आशय पर निर्भर करती है। जो आशय है उसका आशय किसी को मारने का नहीं था, इसलिए उसे किसी को मारने का दोषी नहीं कहा जा सकता है। जो दंड देने की हमारे भारतीय परंपरा है, भारत में जो व्यवस्था है, वो किसी को दंड देने की परंपरा उसके आशय पर ही निर्भर करती है, उसके ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है। क्योंकि उसको मार डालने का आशय नहीं था तो वो ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार ज्ञान के सबूत से उसके आशय पर प्रकाश जरूर लेकिन डाला जा सकता है। जब हत्या हो जाएगी, पुलिस जाएगी, देखेगी, तो जब ज्ञान के सबूत को कलेक्ट करेगी तो फिर उसका आशय सामने आ जाएगा कि वह क्या चाहता था। इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के सबूत से आशय को समझा जा सकता है और प्रकाश उस पर डाला जा सकता है। कोई मनुष्य साधारण बेईमान था, मान लीजिए साधारण बेईमान, ऐसे समय आते जाते बेईमानी थोड़ी बहुत कर लिया करता था। इस कारण वह किसी विशिष्ट मामले में भी बेईमान है या अनुमान करना खतरनाक हो सकता है। कोई व्यक्ति आते जाते छोटी मोटी बेईमानी, चोरी, छोटा मोटा झूठ बोलता रहता है और कोई बड़ी ऐसी वारदात हो जाती है, उसमें भी वही व्यक्ति ऐसा करता रहता था, तो उसकी आदत में थी, तो उसी ने ऐसा किया होगा, या अनुमान लगाना खतरनाक हो सकता है। ऐसे अनुमान न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए कैसे एविडेंस की जरूरत पड़ती है इसको जानेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं धारा 14 की अगली लेक्चर में, और उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ये धारा समझ में आ रही होगी। तो बने रहिए मेरे साथ कानून की जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।